अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज सलामती काउंसिल में 5 दिहाइयों के बाद फिर से मजलूम कश्मीरियों की सुनवाई हुई। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि हुकूमत मसला कश्मीर के ऊपर APC बुलाने का सोच रही है। क्या सियासी क़यादत इख्तलाफात एक साइड पर रख कर कश्मीर के मामले पर एक हो पाएगी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी कि रहमत वाली बारिश, सूबाई हुकूमत की गफलत और शहरी इंतजामिया की नाअहली की वजह से कराची वालों के लिए बायसे ज़हमत बन गई। लेकिन पहले हम बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के बाद क्या मसला कश्मीर पर आलमी दुनिया कोई सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी। नाजरीन, क्या सिक्योरिटी काउंसिल में 50 साल के बाद कश्मीर के मामले पर बात होना ही पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है? ये वो सवाल है जो कल से पूरे मुल्क में गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं तो फिर पहले इन पर अमल दरामद करने की बात क्यों नहीं होती। आज सलामती काउंसिल के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीनी मंदूब का ये कहना था कि कश्मीर की सूरत हाल पर अरकान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय इक़दाम ने चीन की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज किया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना था कि सलामती काउंसिल के आज के इजलास में भारतीय मौक़िफ़ की नफ़ी हुई है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। कश्मीरियों को कैद तो किया जा सकता है, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज का तारीख़ी दिन है और मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से ही मुमकिन है। लेकिन अभी तक इजलास से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर एलामिया अभी तक कोई जारी नहीं किया गया। इस वक्त आलमी दुनिया में से सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान की सरेआम हिमायत का ऐलान किया है, जबकि दीगर ममालिक सख्त अल्फाज में मज़ामत करने से अभी तक कासिर नजर आते हैं। कश्मीर में कर्फ्यू का आज 13वां दिन है। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। आलमी जरीदों ने भी इसके बारे में बहुत लिखा है और लिखा जा रहा है, लेकिन सारी दुनिया सिर्फ तशवीश का इजहार कर रही है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में ईद भी सादगी से मनाई गई। 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया गया और 15 अगस्त भारत के यौम आज़ादी पर मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया और मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई। यौम पाकिस्तान और यौम यकजहती कश्मीर पर अपने बयान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ना ही 1947 में कागज़ का एक टुकड़ा कश्मीर की हैसियत तब्दील कर सका और ना ही मौजूदा भारतीय गैर कानूनी इक़दाम जो है मुस्तकबिल में इसकी कोई हैसियत को तब्दील कर सकता है। कश्मीर पर किसी किस्म के समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हम मोदी की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वक्त आ गया है कि उन्हें एक सबक सिखाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। जबकि आज सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पहले ही भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर जारी बयान और मीडिया से गुफ्तगू में एटमी हथियारों के पहले पॉलिसी के इस्तेमाल की तब्दीली का भी इशारा दिया है। भारतीय वज़ीर दिफा ने आलमी बिरादरी को धमकी देते हुए कहा है कि भारत अब तक एटम बम के नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर कायम रहा है। मुस्तकबिल में क्या होगा, इसका इन्हिसार हालात पर होगा। सवाल यह है कि जंगी जुनून में सरफिरी मोदी हुकूमत क्या इस इंतहाई इक़दाम तक जा भी सकती है? क्या कश्मीर वाकई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट साबित होने जा रहा है? ऐसा कुछ हो सकता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब। शाहिद अमीन साहब, सबकी नज़रें जमी थी सलामती काउंसिल के इजलास पर, हो भी गया। उसके बाद चीनी मंदूब ने प्रेस टॉक की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल पर जितने भी अरकान ने गहरी तशवीश का इजहार किया। कितनी बड़ी ये कामयाबी है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कश्मीर के मामले पर तलब किया जाता है। तकरीबन 10 दिहाइयों के बाद ये सब कुछ हुआ है। कितनी बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है ये मैं समझता हूँ बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि कश्मीर के साथ अलमिया ये है कि साल से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। इस मसले पे आपको वहाँ पे हर किस्म के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। 1990 के बाद तो वहाँ पे अच्छी खासी खुरेजी हुई और हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बिल्कुल असर नहीं हुआ। कभी उन्होंने कश्मीर के मसले को नहीं उठाया, और इसलिए कि हिंदुस्तान की इसमें शदीद मुखालफत थी और ज़्यादातर ममालिक का अपना कौमी मफाद इसमें था कि हिंदुस्तान को नाराज़ ना किया जाए। लेकिन अब जो इंडिया की हुकूमत ने पिछले दिनों जो इक़दाम उठाए हैं, उससे मसला कश्मीर एक बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो गया है और इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में बड़ा शदीद तनाव भी आया है। देयर इज़ ए थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, और उस बुनियाद पे पाकिस्तान ने
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया और वो आज हुआ है। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे मौक़िफ़ की पजीराई इस लिहाज से हुई कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश थी कि किसी लिहाज से ये सिक्योरिटी काउंसिल का जलसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एक दावा है कि ये सारा उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन रेजोल्यूशन अगर कोई पास हो भी जाती है तो क्या फायदा? ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को लेकर इतनी करारदादें मौजूद हैं, अगर नई करारदाद कोई पास हो भी जाती या हो जाएगी तो उसका क्या फायदा होगा शाहिद अमीन साहब? देखिए, ये बात आपकी सही है कि इसमें हमें मायूसी भी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी प्रेशर को कायम रखना लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदेमंद होता है। फौरी तौर पे इसका हल ना हो, लेकिन ये कि जब इंडिया को ये एक प्रेशर में लाया जाएगा कि दुनिया जो है वो चाहती है कि हिंदुस्तान अपने इक़दाम को बदले, पॉलिसी को, कश्मीर पॉलिसी को बदले, इसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। लेकिन ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि हिंदुस्तान ने मुस्तकिल इन रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की है और अब भी गालिबन उसका बड़ा सख्त स्टांस रहेगा। असल में मेरी राय ये है कि कश्मीर का हल की सबसे बेहतरीन ज्यादा उम्मीद इस बात से है कि वहाँ के अवाम जो है उनमें एक जज्बा आज़ादी है, वो हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त करके अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इतना प्रेशर बढ़ेगा कि बिल आखिर हिंदुस्तान को उनके मुतालबे को मानना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात वो ये कि शाहिद अमीन साहब, हिंदुस्तान ने हमेशा शिमला मुआहदे की आड़ में दुनिया को चुप करवाया है, लेकिन इस हंगामी इजलास के बाद आप समझते हैं कि भारत का मौक़िफ़ बिल्कुल इस मौक़िफ़ की नफ़ी हुई है, मुस्तरद हो गया है। अब ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा, हमेशा से बायलैटरल कहता रहा। पाकिस्तान जब बायलैटरल तरीके से बात करने की कोशिश करता था उसको भी भारत हमेशा टालता रहा। आप समझते हैं अब ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा, दुनिया ने इस मौक़िफ़ को एटलीस्ट रिजेक्ट कर दिया है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और यही चीज़ मैं कहता हूँ हमारी बड़ी सफारती कामयाबी है कि हिंदुस्तान का जो स्टांस था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इस लिहाज से कि वो चाहते थे कि कश्मीर का मसले को तो सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस ही ना किया जाए और ये कि उनकी जो मंतक है कि ये उनका अंदरूनी मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग से निगेट होती हैं, उनका मौक़िफ़ जो है मैं समझता हूँ दुनिया ने रद्द कर दिया है। ये देखिए, इसमें और भी अच्छी चीज़ें हैं कि वो ममालिक जो कि आमतौर पे इस सिलसिले में बिल्कुल ही खामोश रहते थे, उन्होंने भी कोई ना कोई स्टांस लिया। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने करारदादों का जिक्र किया है यूनाइटेड नेशंस की, रशिया ने उन रेजोल्यूशंस का जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लिहाज से मामले को तक़वियत पहुंचाती हैं। डिप्लोमेसी में हमें बड़ा, डिप्लोमेसी इज ए पेशेंट गेम, इसमें फौरी तौर पे नतीजे नहीं निकलते, एक प्रोसेस है जिसको जारी रहना चाहिए और इसमें सिफारती महाज जो है वो बहुत अहम है। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब दिफाई तज्जिया कार है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, जैसे ही ये खबर आती है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, तो बड़े वसवसे भी पैदा होना शुरू हो गए कि इंडिया जो है वो अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी बड़ी मार्केट के बलबूते पर जो मगरबी ममालिक हैं उन पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है और उसने कोशिश भी की कि किसी तरीके से इजलास ना होने पाए। अब जबकि ये इजलास हो गया है, अभी बाकायदा तौर पर कोई एलामिया तो सामने नहीं आया है, लेकिन मजम्मत की गई है। चीनी मंदूब का कहना है कि जितने भी अरकान थे उन्होंने मजम्मत की है, गहरी तशवीश का इजहार किया है। ये कितना टर्निंग पॉइंट है ये कश्मीर के मामले को लेकर? देखें, ये पाकिस्तान की शाजिया बहुत बड़ी कामयाबी है, ख़ास तौर पे इसलिए कि जो इंडिया का घमंड था कि वो जिस नशे में मस्त हाथी की तरह ये फिर रहे थे, वो इनका चिकना चूर हो गया है। बल्कि इनका काला और मकरू चेहरा दुनिया ने देख लिया कि ये किस तरीके से जो गुजरात का एक कसाई जिसके हाथ में मुसलमानों का खून से रंगे हुए हैं, एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन का ये कमांडर है और एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदू है, इसने किस तरीके से कश्मीर में अपना गलबा पाने की कोशिश की, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ी। इनको इतनी शर्मिंदगी हुई है कि ये इनका सफ़े मातम बना हुआ है, ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनका हाल है वो हम सबको मालूम है। जिस तरीके से वहाँ पर आज 15 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स, 5 परमानेंट, 10 का एक मुश्तरका इजलास हुआ है। चीनी मंदूबी ने आपके सामने
बात की है कि कैसे उन्होंने कहा है कि ये चार्टर के हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन के मसला हल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये उनकी खुद मुख्तारी पे भी हमला है चीन की। साथ ही साथ अभी रशियन जो वहाँ पर मंदूब हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। तो ये अगर चीज़ें देखते हैं हम, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और लेकिन हमने इसको लेके यहाँ नहीं बैठना, क्योंकि अभी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई है। जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं वो तो यही है कि बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अभी तो इब्तदाई मुशावरत हुई है ना, अभी तो चीनी मंदूब और मलिया लोधी उनके बयान सामने आए हैं। मुमकिन है आपके ख्याल में इसका आउटकम क्या हो सकता है? जाहिर है अभी तो सिर्फ एक इजलास हुआ है, मुमकिन है और इजलास भी हो सकते हैं, इसको लार्जर उसमें देखा जा सकता है इस सारी सिचुएशन को। देखें, ये अभी क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो पॉजिटिव खबर आ रही है वो यही कि चीन ने बड़ा सपोर्ट किया। इवन रशिया के ट्वीट बहुत पॉजिटिव है जो बहुत इनकरेजिंग है। फिर कुवैत है, बहरीन है, फिर उसके बाद पेरू हैं, ये सब ने, पोलैंड पॉजिटिव है। फिर आई थिंक इवन अमेरिका भी इस स्टेज के ऊपर, जबकि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ऑफ ट्रंप से आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात भी हुई है, 20 मिनट बात हुई है, बड़े मुस्बत, उसका भी फर्क पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझते हैं। लेकिन हमें ये भी तो देखना है जो 5P मेंबर्स वहां पर बैठे हैं उनके ख्यालात और सोच उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखें, उन 5 में से मुझे 4 की तो उम्मीद है कि वो फ्रांस के बारे में जरा कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरा पे डिपेंड, जी बिल्कुल यही तहफ़्फ़ुज़ात है। वो भी हो सकता है कि अगर अमेरिका चाहता है तो वो पॉजिटिव रहेंगे, अगर अमेरिका फ्रंट पे नहीं आना चाहता, उनके थ्रू कराना चाहते हैं तो फिर ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आज जो एक स्टेटमेंट आई है इनके राजनाथ सिंह साहब की, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने जो एक स्टूपिड भोंडी एक स्टेटमेंट दी है, इससे इंडिया का और ज़्यादा ये पता चला है कितनी बुखलाहट है, कितना ये थ्रेट करें दुनिया को। और इससे एक और पॉइंट वाज़ेह हो गया कि इस्लामी कौंसिल के इजलास से पहले कि ये कश्मीर जो हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, आज क्लियर कर दिया राजनाथ सिंह साहब ने कि वाकई अगर लड़ाई हुई तो जिस तरीके से इंडिया बुखलाहट का शिकार है, जैसे वो बात करें कि हम फर्स्ट स्ट्राइक सेक्रेटरी को भी हम स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान छोटा मुल्क है, हमने कभी कोई इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट न्यूक्लियर वार के बारे में नहीं की है, सही, बिकॉज हमारा अभी भी वही पैगाम अमन का है। लेकिन अगर किसी सूरत में भी इंडिया ने कोई ऐसी जवाब कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी बात की थी, चीफ आर्मी स्टाफ ने भी की है। साथ ही साथ उन्होंने जब बात यह की कि हम किसी एक्सटेंट तक जाएंगे कश्मीरियों के हक के लिए, वर्ड शुड रीड द मैसेज बिटवीन द लाइन्स के किसका क्या मतलब है। आई लीव इट अप टू देयर जजमेंट टू नो, बट सिचुएशन इज वेरी सीरियस। जिस तरीके से यूरोप में रैलीज निकाली गई ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से लंदन में, पूरे बरतानिया में रैलीज निकाली गई, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था इंडिया के लिए, बहुत बड़ा। और इनको समझ आ गई है। आज का बयान जो राजनाथ सिंह ने दिया है, ये इतनी बड़ी इनकी भोंडी हरकत है। ये से पता चलता है ये कितने परेशान हैं, कितने बुखलाहट के शरार है। ये आलम इस्लाम को थ्रेट कर रहे हैं कि हम फर्स्ट स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। वी हैव गॉट द न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स, हमारे पास बर्री, हवाई और बहरी रास्ते से इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की इनसे 100 गुना बेहतर है। फिर हमारे पास इनका एक एक इंच एरिया हमारे मिसाइल की रेंज में है। तो ये इस और इनके मिसाइल सबसे पुराने रगड़ हैं, ऑब्सोलेट हैं, इनके इस्तेमाल भी नहीं हो सकते। इसलिए इनको पता है बहुत अच्छे तरीके से। इनको इस वक्त जो हमारी हुकूमत ने फर्स्ट टाइम एज ए न्यूक्लियर कंट्री बिहेव किया है, एंड दैट इज व्हाट वी शुड हैव ऑलवेज बिहेव। आई शुक्र खुदा का कि हमारी पिछली हुकूमतें नहीं हैं जो अपने पर्सनल, प्राइवेट, जाती फायदों के लिए खामोशी इख्तियार करते थे। गुलबशन जादेव का नाम तक नहीं ले सकते थे। आई थिंक खुदा का शुक्र है कि इस वक्त पूरी कौम इकट्ठी खड़ी है और ये मैसेज अब दुनिया को जाता है कि लीडरशिप स्ट्रांग है, कौम साथ खड़ी है, उनके एटीट्यूड में बहुत फर्क आता है, एंड दे आर बाउंड टू लिसन टू अनदर न्यूक्लियर स्टेट विच इज पाकिस्तान, एंड नोबडी। ब्रिगेडियर साहब, अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमारी रिक्वेस्ट पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया, लेकिन किसी हद तक बहुत सारे हलकों में मायूसी भी है कि कोई सख्त स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, कोई सख्त फैसले नहीं किए जाएंगे, उस तरीके से भारत को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। इस सूरत में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है?
देखिए, पाकिस्तान को पहले तो ये जॉइंट रेजोल्यूशन का वेट करना चाहिए, मे बी टेक्स 2-3-4 डेज, लेकिन उसके साथ साथ हमारी परमानेंट मेंबर वहां पर हैं, उनको बताना चाहिए कि जेनोसाइड हो रहा है, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इससे खित्ते में बहुत हालात ख़राब होंगे, हम इसकी हर किस्म की मदद करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में अमन हो रहा है, यही तालिबान, यही जो मुजाहिदीन ये जाएंगे कश्मीर के अंदर, कश्मीरी अवाम खुद उठेंगे, 25 करोड़ वहां के मुसलमान जो हैं उनमें से लोग आएंगे। सही। इसलिए ये और पाकिस्तान को ये स्ट्रगल को हमने सपोर्ट करना है, बिकॉज जब हम कहते हैं ये हमारी शारग है, इफ समबडी कम एंड कट योर थ्रोट यू हैव टू स्टैंड एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड यू हैव ऑल द राइट। अगर बांग्लादेश पे हमें इंडियन ट्रुप्स आ सकते हैं, जो कि इस कसाई ने खुद कहा, इसका मतलब पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू प्रोटेक्ट द कॉज ऑफ कश्मीर। उसके लिए हमें जो भी मटेरियल सपोर्ट करनी है वो भी हमें करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। नाज़िम, जो प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कि मसला कश्मीर के ऊपर सियासी क़यादत के बयानात में यकसुई कितनी अहमियत की हामिल है। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इसे मुल्क की बदकिस्मती कहें या सियासी जमातों की खुदगर्जी, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए था कि सियासी क़यादत समेत हमारे तमाम इदारे एक पेज पर हैं, ऐसे में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद तो मंजूर हो गई, लेकिन हकीकी तौर पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो सका और मामला तू तक ही महदूद रहा। इसके बाद से मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों को ज़िम्मेदार ठहरा रही है कश्मीर के मसले पर, लेकिन उन्होंने मसला कश्मीर को दुरुस्त तरीके से उजागर नहीं किया, जबकि मौजूदा जो अपोजिशन है हुकूमत को अब ये ताने दे रही है, ये तनकीद कर रही है कि भारत इतना बड़ा इकदाम कर गया और हुकूमत सोई रही। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमती हलकों में ये बातें होना शुरू हो गई हैं, ये गौर हो रहा है, ये तजावीज़ दी जा रही हैं कि कश्मीर के मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों से 1 पॉइंट एजेंडा यानी कश्मीर पर बातचीत करने और APC बुलाने के लिए राब्ते किए जाएंगे। अगर अपोजिशन 1 पॉइंट एजेंडे पर तैयार हो जाती है तो आने वाले हफ्ते में ये APC हो सकती है। एक तरफ हुकूमत कश्मीर के मामले पर अपोजिशन के साथ APC बुलाने का सोच रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की बनाई गई रहबर कमेटी एक हफ्ता पहले हुकूमत मुखालिफ APC बुलाने का इंदिया दे चुकी और कहा था कि ईद के बाद हम APC बुलाएंगे। सवाल ये है कि मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में कौन सी APC ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मसला कश्मीर के ऊपर सियासी क़यादत इख्तलाफात भुलाकर एक हो पाएगी? मसला कश्मीर पर सियासी क़यादत का यकजुबान होना बहुत अहमियत का हामिल है। क्या अपोजिशन को इस बात का इदराक है? इस पर मैं बात करती हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, सबसे पहले तो जो भी बात मैंने अपने इंट्रो में की कि इस मौके पर जब पूरी सियासी क़यादत की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि कश्मीर के मामले पर हम बिल्कुल एक हैं, और ऐसे मौके पर जब हमारी हुकूमत की ही रिक्वेस्ट पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी बुलाया गया, ऐसे वक्त को अपनी हुकूमत को ये ताने देना कि भारत इतना बड़ा काम कर गया और आप सोए रहे, आपको नहीं लगता ये डीमोरलाइज करने वाली बात है, ऐसा जो हमारा एक कौमी इशू है? शाजिया, मैं अफवाज पाकिस्तान में आने के लिए 1965 वार के बाद अप्लाई किया, और जब मैं 66 में दाखिल हुआ PMA में, तो उस वक्त अयूब खान की हुकूमत थी। और फिर ये जो 38-40 साल मैंने सर्विस की है, इसमें मैंने मिलिट्री कमांडर्स भी देखे हैं और सिविलियन हुकूमतें भी देखी हैं, और कुछ के साथ तो मैं मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहा, और अभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मैं सेनेटर हूँ और अभी भी देख रहा हूँ। मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि सारी हुकूमतें, मिलिट्री या सिविल, इन देयर ओन वे टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी कश्मीर काज के लिए अपनी एफर्ट करती रही, किसी ने भी गद्दारी नहीं की। तो इसलिए ये तो इल्जाम किसी के ऊपर देना भी ठीक, यार सिविल हो या मिलिट्री हो वो करते रहे, लेकिन ये जो यकसुई पैदा करना होती है ना किसी काज के लिए, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के कंधों पर होती है। अगर हुकूमत यकसुई चाहे तो हो सकती है,
कश्मीर देखिए ना, आज अगर आप गिरबान पे हाथ रखेंगे अपोजिशन, मसलन कि मरियम नवाज के जो जलसे हैं उनको हमने टीवी पे नहीं आने देना, उनको जब वो फादर को मिलने जा रही हैं तो वहां पकड़ लेना है, और उधर कश्मीर का इशू है, उन्होंने आके इधर मुजफ्फराबाद में एड्रेस करना था, उसके अलावा इनके मशीर आके कुछ और बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो यकसुई इन चीजों से जुड़ी हुई है, हुकूमत एकदम ना करे तो ऑपोजिशन भी यकसुई दिखाने को तैयार है, ये बात है। दे ऑफ कोर्स देखिए ये करे भी तो हम यकसुई अपने तौर पे कश्मीर काज से अलग होना कौम के साथ गद्दारी है। जो मर्जी हुकूमत करते हैं हम कश्मीर काज, लेकर हम हुकूमत के उन अक़दामात की तायीद कर सकते हैं जो डेमोक्रेटिक जो नाम्स हैं उनके मुताबिक हो। अगर आप विक्टिमाइज करें और अगर अपने अल्लल्ले तल्लल्ले की वजह से सिचुएशन को खराब, वो तो एक अलग इशू है ना, अपोजिशन का ये राइट है कि वो एक अलग इशू है, एहतसाब हो रहा है, केसेस हैं, ऑपोजिशन केसेस को भुगत रही है, कोई जेल में है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कश्मीर के मसले को इससे मेरा नहीं ख्याल जोड़ना चाहिए। वो बिल्कुल देखिए वो बिल्कुल सेपरेट इशू है, वो अदलिया पे छोड़ दे, एहतसाब के निजाम पे छोड़ दे, लेकिन आप तो उसको अपने जिम्मेदारी पे ले लेते हैं, हर टाइम के ऊपर आप जिक्र करते हैं। आप देखें कि मसलन आपने इजलास की जिक्र की, जो हमारा जॉइंट सेशन हुआ, हम जब सुबह गए 11 बजे तो पहले तो वो जो मोशन मूव करना था उसकी वर्डिंग ठीक नहीं थी, वो कंसीड उन्होंने किया कि ये गलत है, हम इसको ठीक करते हैं। फिर ना प्राइम मिनिस्टर थे, ना फॉरेन मिनिस्टर थे, ना डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो काइंडली उनको बुला ले, तो 20 मिनट के लिए वो सेशन को पोस्टपोन किया गया और एडजॉर्न किया गया। उसके बाद 4 घंटे हम बैठे रहे, 12 से लेके 4 बजे तक, और फिर प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर भी गिला शिकवा थोड़ा हुआ, लेकिन आपने देखा शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं फॉर दिस काज, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी और करनी चाहिए, और फिर एक मुश्तरका रेजोल्यूशन आ गया। एंड आई टेल यू कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पूरी कौम कश्मीर काज के लिए कभी भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हुकूमत की एंडेवर्स को कामयाब करे और हम इंडिया और मोदी के जो घिनौने अज़ाइम हैं इनको खाक में मिला दें। ये जो हुकूमत की वजह से इतना बड़ा ये काम हुआ है, एक अरसे के बाद 10 दिहाइयों के बाद एक सलामती काउंसिल ने कश्मीर के इशू को, इस कॉज को लेकर हंगामी इजलास बुलाया, इसको तो आप अप्रिशिएट करते हैं ना, इसको तो सपोर्ट करते हैं ना? देखिए शाजिया, एक तो आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, आई होप कि मैं लाउड एंड क्लियर हूं। जी जी बिल्कुल। हम इसका क्रेडिट ना मोदी को जाता है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए उसने हालात पैदा किए, ना इस हुकूमत को जाता है, ये कश्मीरियों को जाता है जिन्होंने अपने खून से ये चैप्टर रन किया है और उन्होंने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया। नहीं जनरल साहब, एटलीस्ट इस हुकूमत ने झंझोड़ा तो है दुनिया को। इससे पहले भी कब से 70 सालों से कश्मीरियों पर जो है ना वो जुल्म हो रहा है, ये लोग पहले क्यों नहीं जागे? हर साल ही हमें इस तरह के एपिसोड्स देखने को मिलती हैं। आप मेरी बात सुन लेना। देखें, ये भी तो है कि इस हुकूमत के वक्त के अंदर मोदी को ये जुर्रत हुई कि उसने दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया कश्मीर के अंदर। तो मैं ये डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं अल्लाह ताला करे कि अभी हल हो जाए तो फिर क्रेडिट इनको जाएगा कि इनकी हुकूमत के दौरान जिसकी हुकूमत हो उसको क्रेडिट जाता है। ये एक अच्छा हो गया, मीटिंग होगी, ये एक ब्रेक थ्रू है, लेकिन ये बिगिनिंग है। ये एक कंसल्टेटिव मीटिंग थी। ये इस मीटिंग में इसका ना कोई एलामिया होगा उस तरह का, ना इसमें रेजोल्यूशन आ सकता था, ना इसमें वीटो हो सकता था। ये अभी एक प्लेटफॉर्म क्लियर करेंगे कि क्या इसके ऊपर रेजोल्यूशन टेबल हो सकता है या नहीं। लेकिन कामयाबी इस तरह है कि वो कहते थे हमारा इंटरनल इशू है। जैसे मलिया लोधी ने कहा कि ये इंटरनल है तो सिक्योरिटी काउंसिल ने इसका क्यों इजलास बुलाया, ये इंटरनल है तो नेहरू क्यों बैठे यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो वो तो उनका भांडा जो है फूट गया है। बाकी ये है कि हमें और बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। आज रूस के रवैये में तब्दीली भी खुशाइन थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ना करें, कुछ कंट्री में चले जाएं। जुल्फकार अली भुट्टो ने फौरी तौर पे 4-5 कंट्रीज में चले गए थे। नवाज शरीफ साहब कारगिल के इशू के बाद जब जंग बिल्कुल इमिनेंट हो रही थी बहुत बड़े लेवल पे, तो अमेरिका बिल क्लिंटन के पास चले गए थे। इमरान खान साहब जरूर पेरिस जाएं, क्योंकि वो हमारा हालांकि वेल इंक्लाइंड थे, फौरी तौर पे वो कैसे बदले, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सारों के, उधर चले जाएं, टर्की के अंदर जाएं,
इजिप्ट के अंदर जाएं और कुछ और कंट्रीज में यूरोप के अंदर जाके वहां कहीं फॉरेन मिनिस्टर जाए, कहां प्रेसिडेंट, कहीं डेलीगेशन भेजे, ताकि हम उनको एक्सप्लेन करें। मैं खुद गया था कश्मीर का एज ए स्पेशल एनवाय ऑन कश्मीर, नवाज शरीफ साहब ने भेजा था, ब्रिटेन में गया था, वहां एमनेस्टी इंटरनेशनल में गए, डोजियर हमने उठाए हुए थे, फोटोज दिखाए, यूएन के रेजोल्यूशन दिखाए, आपकी ह्यूमन राइट के ऊपर यूएन का जो हाई कमिश्नर की रिपोर्ट्स हैं 14 जून 2018 और जुलाई 2019, दे आर वेरी डिटेल, वो दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम चीज को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाजरीन जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची को कचरा कुंडी बनाने में अवाम किस हद तक जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर अली जैदी साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, सूबाई और बल्दियाती हुकूमत की नाअहली, सुस्ती और गैर जिम्मेदाराना रवैयों ने शहर कायद की दुर्गत बना दी है। जगह जगह लगे गंदगी और गलाजत के ढेर शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत का मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही शहरी इंतजामिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम तो उठाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने 2 हफ्ते पहले कराची में सफाई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें शहरी इंतजामिया भी उनके साथ थी। ये मुहिम अभी जारी ही थी कि ईद से 1-2 रोज़ पहले होने वाली जो बारिशें थीं, उन्होंने शहर कायद को एक बार फिर से डबो दिया है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली ने सोने पर सुहागे का काम किया। अब बारिशों के बायस के इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम था वो बैठ गया और ईद का जो दिन था ये पूरा दिन अंधेरे में डूबा रहा। 13 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मजमूई तौर पर हालिया बारिशों में के इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से 40 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। ईद के रोज़ सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं, लेकिन कराची के अवाम के घरों में इस्तेमाल का पानी मौजूद नहीं था, जिससे अवाम को ईद के रोज़ नमाज ईद और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में भी मुश्किलात का ही सामना करना पड़ा। जबकि ईद गुजरने के बाद शहर कायद में इख्तियारात की जंग और इदारों की नाअहली के सबब आलाइशों के ढेर लग गए। पहले से कचरे की अबतर सूरत हाल के बाद शहर में आलाइशों के ढेर और उबलते जो गटर है वहाँ से अब ताफुन उठने लगा है, जिससे बहुत से वबाई अमराज भी फैलने का खदशा है। वफाकी वज़ीर अली जैदी से हम आज ये पूछने जा रहे हैं कि क्या कराची के जो मसाइल हैं असल वजह वहाँ के अवाम हैं या हुक्मरान? अवाम क्यों इसमें अपना पार्टिसिपेट करते हुए उस हद तक नज़र नहीं आते हैं जो आवाम की पूरी एक जिम्मेदारी बनती है? इस वक्त कराची की सूरत हाल है क्या? जो ईद के दिनों में बारिशें हुई, अली जैदी साहब भी हमारे साथ हैं, फेडरल मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स, लेकिन उनसे पहले कराची के रिपोर्टर हमारे वकास बाकिर, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो सूरत हाल क्या है। वकास, ईद के दिनों में हमने देखा कि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से ईद के दिन भी जो थे वो लोग घरों से उस तरीके से बाहर नहीं निकल सके, ईद सेलिब्रेट उस तरीके से नहीं कर सके, कुर्बानी के जो फ़राइज़ थे वो पूरे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सके। इस वक्त कराची में जो पानी इतना ज़्यादा खड़ा था, नदी नाले बन गई थी, सड़कें, इस वक्त ज़रा सिचुएशन बता दें। अली जैदी साहब भी हमारे साथ हैं ताकि पूरी सिचुएशन ज़रा क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, माशी दारुल खिलाफा कराची की सूरत हाल जैसा कि दिखाई जा रही है और जैसा कि समझी जा रही है बिल्कुल उसी तरह है। कराची के कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर सिविक मसाइल, शहरियों के बुनियादी मसाइल का सामना शहरियों को ना हो। सूरत हाल यह है कि कराची में गुज़िश्ता 11 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची का सिर्फ 20% हिस्सा ऐसा है जो कि मेयर कराची के ज़ेरे कंट्रोल है। यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, वफाकी हुकूमत के इदारे भी हैं, सूबाई हुकूमत की भी इख्तियारात हैं। सूरत 11 बरसों के दौरान महकमा बल्दियात के मातहत कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने, चूँकि जो सेवरेज के निज़ाम में खामियां थीं उसको दूर करने के लिए, जो उसकी खराबियां थीं या उसके अपने निज़ाम को इन्हांस करने के लिए
कोई काम ही नहीं किया और फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हुए। कराची की वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करे, बरसाती नालों की सफाई, ज़ाहिर है उसी वजह से जो पानी जो खड़ा होता है, ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी वजह है कि सीवरेज और निकासी है आपका जो सिस्टम है वो मजबूत नहीं है, वो मॉडर्न सिस्टम नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है। ये बताइएगा कि अवाम किस हद तक जो है ना वो अपना कॉपरेट कर रहे हैं। जो अली जैदी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम शुरू की है जिसमें हर तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन ये तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अवाम की इसमें भरपूर सपोर्ट शामिल नहीं होगी। लोगों को कितना शाऊर आया है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? देखिए, कराची के शहरी खुसूसन जो मुखय्यर हजरात हैं, कारोबारी तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर ऐसी मुहिम में जो कि शहर की बेहतरी के लिए हो, फलाह के लिए हो, उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। और आम शहरियों ने भी इस मुहिम को यकीनन सराहा है और उसमें अपना हिस्सा शामिल किया है। कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर कुछ फंड्स के जरिए अपने इस मुहिम में शामिल हुए हैं, कुछ लोग रजाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। कराची के शहरियों का जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त जो इंतजामी इख्तियारात में तकसीम हुआ कराची है। कराची के शहरी जब सूबाई हुकूमत से सवाल करते हैं तो वो बताती है कि ये बल्दियाती इदारों का काम है। जब बल्दियाती इदारों से सवाल करते हैं तो वो इख्तियारात का ऑनर होते हैं। यहाँ पर विफाकी हुकूमत के जरिए कंट्रोल कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, जहाँ पर बहुत शुक्रिया वकास साहब। अली जैदी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, जब से आपने ये अपनी सफाई मुहिम शुरू की है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया में आपकी बड़ी पज़िराई हो रही है, लेकिन ये जो ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, नदी नाले जो है ना वो जो रोड्स हैं वहाँ की वो मंजर पेश कर रही हैं, इससे आपका काम किस हद तक डिस्टर्ब हुआ है, मुतासिर हुआ है, जो आपने कचरा उठाने का एक मुहिम शुरू की थी? अच्छा शाजिया, दो फेजेस में थी। पहले तो थैंक यू वेरी मच। दो फेजेस में थी जी मुहिम। पहला फेज जो हमने कहा था, जिसको हम 1B कह रहे हैं, उसमें हमने कहा था कि क्योंकि दोबारा बारिश होने वाली है तो हमारा स्टेप 1 था कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम लेके कराची के जो 5 मेजर नाले हैं और जो 6 फीडर नाले हैं उनमें से कचरा उठा लेंगे ताकि पानी फ्लो में आ जाए। होता ही है कि जब पानी फ्लो नहीं करता, क्योंकि नाले इतना कचरा है कि कॉम्पैक्ट हो गया और लोग डाले जा रहे हैं सालों साल सदियों से नाले साफ नहीं हुए, सालों से नहीं सदियों से। तो जब बारिश होती है तो वो जो पानी है वो स्टॉर्म ड्रेन्स जो है वो पानी उसमें नहीं बहता, वो रोडों पे आ जाता है। हाँ। आप देखिए, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 55 या 53 mm बारिश हुई थी, जो पिछली वाली हुई थी वो 10-12 दिन पहले, उसमें सादी टाउन डूब गया, उसमें आई चौधरी का रोड डूब गया, उसमें महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो कर गया, उसमें गुजर नाला ओवरफ्लो कर गया, उसमें खुदा की बस्ती जो कच्ची आबादी है, क्या लोग बेचारे रहते हैं वहाँ, वो उनके घरों में पानी चला गया। अब बारिश हुई है और उसके 8-7 दिन बाद, हमने सिर्फ 4 दिन हुए थे शुरू करके, ना चुंदरीगढ़ रोड, आपको पता है चुंदरीगढ़ रोड धस जाती है, फाइनेंशियल कैपिटल है वो पाकिस्तान का, वो धस गई है कई दफा। ना वहां पानी खड़ा हुआ, ना बात आइलैंड में क्योंकि नहर क़याम हमने पानी खोला, ना महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो हुआ, ना गुदा की बस्ती में, ना औरंगी में लोगों के घर में पानी आया। हाँ, जहां जहां लो लाइंग एरिया से, किमाड़ी में KPT के अपार्टमेंट से वो लो लाइंग है, वहां काम नहीं हुआ था, वहां पानी आया। वो भी हमने ईद के दिन रात को, मैं कोई मेरे ख्याल में 11-12 बजे तक तो मैं वहीं था और सुबह 6:30 बजे तक हम वहाँ थे और हमने वो फिर KPT की अपने टैंकर्स भी बुला के फिर हमने आर्मी की भी हेल्प ली और वो स्लजेस से फिर हमने गटर साहब आप तो भरपूर काम कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल बड़ा अच्छा इक़दाम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इसके साथ साथ अब ये नकास का सिस्टम इतना ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए कि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है ना? देखिए, आपने उधर से काम शुरू किया लेकिन उधर से बारिशें हो गई और काम जो है ना वो फिर ख़राब हो गया। जब तक आप नहीं समझते, जब तक सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं होगा, निकासी आपका सिस्टम ज़बरदस्त नहीं होगा, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। इस बार मानसून में आपने कदम उठाया तो सब आपके साथ है, और जब ये मानसून ख़त्म होगा सब भूल जाएंगे और अगला मानसून आने का इंतज़ार करेंगे। इसका प्रॉपर मुस्तकिल हल क्या है? शाजिया, इसका एक हल नहीं है। पहली बात है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कराची, 60% कराची की आबादी अनप्लैंड इलाकों में रहती है। अनप्लैंड इलाकों में, ये डिफेंस के लिए गुलशन, ये प्लैंड इलाके हैं। पानी यहां भी आता, आपको पता है डिफेंस के अंदर भी तबाही हुई थी पानी की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो अनप्लैंड इलाके हैं जो कि कब्जे हो गए, उसके बाद भी लीजें हो गई, और फिर आपको पता है KPT की जमीनें हैं जिसके ऊपर हमने स्टे लिया हुआ है कब्जे का, लेकिन सिंध हुकूमत वहां अभी भी वो
टाइटल्स इशू कर रही है कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। सो ये अनप्लैंड इलाके हैं। जब तक अनप्लैंड इलाकों से ये आबादी को एक प्लैंड इलाकों की तरफ ना लेके जाए, माने इलाके नए बने, प्लान हो, उनको वहां से मूव किया जाए, उनकी जिंदगी बेहतर की जाए जिस तरह वो रहते हैं। एक तो ये बड़ा इशू है जो कि एक मैसिव बड़ा प्लान है जिसके ऊपर मैं कम से कम केपीटी की हद तक काम कर रहा हूं, बिकॉज केपीटी कराची पोर्ट्स की बड़ी सारी जमीन है। दूसरा, जो प्रॉपर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जरूरी है कि ये डेली तो 13, 14, 15 हजार टन डेली कराची गार्बेज जनरेट करता है, रोज की इसकी डेली उठाई है। तो मैं आ गया हूं, मैं कर रहा हूं जितनी हिम्मत है जब तक। अब मैंने इसको टाइम ओरिएंटेड नहीं है, ये टारगेट ओरिएंटेड है। टारगेट ओरिएंटेड है कि मैं करूंगा सफाई, हमारे साथ, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इसके साथ एक और बात जो बड़ी अहम है, अली ज़ैदी साहब, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक वाटर कमीशन बनाया गया था जिसकी उनके सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बल्दिया ने शहर के 38 जो बड़े नाले थे वहां पर सफाई का काम भी किया, हजारों टन कचरा वहां से उठाया भी। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद फिर वो नाले कचरों से भर जाते हैं। आप अपना काम कर लेंगे, आपकी मुहिम भी कामयाब हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? लोगों में ये शऊर कैसे आएगा कि दोबारा कचरा वहां नहीं डालना? लोग किस हद तक कॉपरेट करें, ये कैसे बात यकीनी बनाएंगे कि दोबारा उन नालों में कचरा नहीं जाएगा? मैं जरा पहली बात खत्म कर लूं, फिर दूसरी का जवाब देता हूं। दो मैंने आपको बातें बताई थी कि एक प्लान डेवलपमेंट में कराची की पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाए स्लोली। दूसरा, नालों की सफाई की जाए और जो कचरा पड़ा हुआ है सारा वो उठाया जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम पे आए। और तीसरा, जो कराची के लो लाइंग एरियाज हैं और जो कराची का एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर बहुत काम करने की जरूरत है। वो एक पूरी इसकी री इंजीनियरिंग होनी है, क्योंकि डिफेंस तो नया इलाका कहलाता है। अब मैं तो फेज 6 में रहता हूं, मेरे घर के अंदर जो मेरी रोड थी वो पानी इतना खो गया था कि गाड़ी गुजरती तो वेव घर के अंदर आ रहा था पानी, मैंने कार पार्क के अंदर, और जो कि ऊपर करके बना हुआ है। सो देयरफॉर बहुत सारी चीजें होनी है। अब आपका जो सवाल है कि जी आपका सवाल ये कि सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। देखिए, दो बातें, इसलिए मैंने कल से मैंने शुरू की है नेम एंड शेम। नेम एंड शेम कैंपेन पार्ट 2 का डायरेक्ट हिस्सा है। पूरे कराची वालों से अपील है, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, कल सोशल मीडिया पे भी किया, कल से हम इसकी ग्राफिक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप किसी शख्स को देखें जो कराची में कचरा फेंक रहा है, थूक भी रहा हो, तस्वीर लें उसकी और सोशल मीडिया पे इसको गंदा करें, डालें फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, नाम एड्रेस के साथ कि ये आदमी है जो मेरे शहर, डोंट मेस विद माई सिटी एनी मोर। हर एक ये आदमी, जब कराची के 3 करोड़ लोग कहेंगे ना कि मेरे शहर के साथ नाइंसाफी बंद करो, ये कराची खुद ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से हमने कहा, जब मुझे खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको तुम जाके देखो, क्योंकि मेयर साहब ने खत लिखा था, मैंने पहले दिन से कहा जो भी हम करने जा रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, शहर का हर फर्द इसका हिस्सा बने तो ये काम होगा। इसलिए जब भी मैं टीवी पे जाऊंगा, तो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप समझते हैं कि लोगों में शऊर आया है आपकी इस मुहिम के बाद? ऐसा आज मैं एक वीडियो मैंने अभी ट्वीट की है, आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएं। महमूदाबाद नाले में वो ला के कचरा डाल रहा था, लोगों ने उसको भगा दिया, उसने कहा कि नहीं आप यहाँ कचरा नहीं डाले, जाएं, हमने भी सफाई कराई है। ऐसा ये शऊर बढ़ेगा। देखिए, लोगों को होप देनी होगी। अभी होपलेसनेस थी ना कि जी पड़ा हुआ है, कोई नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब उनको कोई उम्मीद नजर आएगी कि यार देखो ये नीचे से कचरे के अंदर से छोटा बहुत निकला है। देखिए, मुझे अब हर एसोसिएशन, KCCI, साइट एसोसिएशन, चैम्बर, अपना कुरंगी, लांडी, फेडरल बेरिया, ये सारी एसोसिएशन जो है उन्होंने मुझे खत भी लिखे हैं। वो कल से शुरू कर रहा हूं उनसे मिलना। मैं एजुकेशन की जो एक अवेयरनेस कैंपेन है वो शुरू हो गई है। कल 1 बजे मैं कराची चेंबर जा रहा हूं, वहां सारे कराची चेंबर के लोग जितने वो आ सकते आएंगे, सैटरडे ऑल दो। सो देयरफॉर ये काम हम कर रहे हैं और ये काम हम करते जाएंगे और बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी अली ज़ैदी साहब, जी प्लीज। शाज़िया, आपकी मीडिया की मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। मीडिया ने भी अवेयरनेस क्रिएट करनी। देखिए, आपका 92 का भी ऑफिस इधर है जी, बाकी चैनल्स का भी इधर है। ये पूरे मीडिया ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की है, मैं शुक्रगुजार हूं। मीडिया का भी, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी का भी, फाइन आर्ट्स वालों का भी, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। हर एक ने सपोर्ट की है, लेकिन ये थक नहीं जाना इसके अंदर। 20 साल लगे थे इमरान खान को कौम को जगाने में, तो आपने इसमें थकना नहीं है। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करें, अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी हमारे साथ थे। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।